Good morning, dear students. Welcome all of you to my Prerana YT classes. And in this class today, I am going to discuss about the part third video on Karl Marx, that is historical materialism, जो कि एक बहुत ही important theory है कार्ल मार्क्स की, जो कि कंस्टिट्यूट करता है एक साइंटिफिक और एक एम्पिरिकल बेसिस ऑफ मार्क्सिज्म की। तो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग देखेंगे। एक हम लोग एनालाइज करेंगे सिस्टम व्यू को मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी में, और नंबर टू है उनका इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, हाउ दे आर यू फाइंड इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे 6 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, 4 हिस्टोरिकल स्टेजेस को और 2 इम्पॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी को, जो कि उनका डायनेमिक व्यू को फोकस करता है। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली हम लोग यहाँ एनालाइज करेंगे, we are going to discuss about his system view or materialistic conception of history को। तो students, shall you start? Okay, historical materialism, we able to find this important theory in one of the most important writing of Karl Marx, that is contribution to the critique of political economy, जो कि रिटर्न हुआ था 1869 में। तो स्टूडेंट इसको याद रखना, कौन सा बुक में कौन से थ्योरी को हम लोग देखने को पाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। तो हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म जो है, इट लुक्स एट सोसाइटी, इट लुक्स एट चेंज इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग मैटेरियल कंडीशन। तो यहाँ स्टूडेंट्स you just have to see these words. It looks at what? Change in society in terms of changing material conditions. जब भी सोसाइटी में चेंजेस हम लोग देखते हैं तो उसका मेन बेस किस पर टिका हुआ होता है? चेंजिंग मैटेरियल कंडीशन। जब भी मैटेरियल कंडीशंस में चेंज होता है तो उसका असर होता है सोसाइटी के बदलाव में। तो सोसाइटी को हम लोग डिफरेंट स्टेज में एनालाइज करेंगे, प्रिमिटिव स्टेज टू मॉडर्न स्टेज, और हर एक स्टेज में हम लोग देखेंगे उसका चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस, और मटेरियल कंडीशन जब भी चेंज होता है तो उसके हिसाब से सोसाइटी में चेंज आती रहती है। समझ में आया? तो ये बेस है मेन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की, जो कि हम डिफरेंट स्लाइड्स में इसको देखेंगे। तो समझ में आया कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म को लेकर? एक जनरल आइडिया को ये थ्योरी कैरी करता है, जो कि सोसाइटी को स्टडी करता है और उसकी चेंज को स्टडी करता है, फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशिएंट स्टेज टू फ्यूचर सोसाइटी। तो सोसाइटी में किस लिए बदलाव आता रहता है? इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस। मटेरियल कंडीशंस जब भी चेंज होता है सोसाइटी में तो उसका असर होता है समाज में। समाज बदलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, उसका हम इवोल्यूशन देखते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। समझ में आया? पर मार्क्स जो हैं, इनकी जो राइटिंग अभी देख रहे थे, उस राइटिंग में हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म वर्ड उन्होंने यूज़ नहीं किए हैं। ही हैज़ नेवर यूज द टर्म हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। तो कौन से टर्म को यूज़ करते हैं कार्ल मार्क्स इन हिज राइटिंग? यस, materialistic conception of history to explain his views. So his theory materialistic conception of history क्यों कहा जाता है? यहाँ पर 2 important words हम लोग देखने को पाते हैं, historical and number 2 है materialistic. तो his theory is called historical and his theory is called also materialistic. Why? Because Karl Marx says here society is understood in terms of a process of evolution through history from one stage to another stage. सोसाइटी को हम लोग यहाँ समझेंगे, उसका इवोल्यूशन को हम लोग समझेंगे फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज थ्रू हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो जब हम स्टेजेस को देखेंगे, डिफरेंट सोसाइटी का डेवलपमेंट देखेंगे, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज को जो डेवलप करता है सोसाइटी, यहाँ क्यों डेवलपमेंट होता है? उसका रीज़न होता है चेंजिंग मटेरियल कंडीशन। जब भी हम लोग मटेरियल कंडीशंस की चेंज हम देखते हैं, सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है और उसको लेकर समाज आगे बढ़ता जाता है,
उसमें चेंजेस हम देखते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म. तो समझ में आया? तो मार्क्स की this process of change of society which he has drawn from primitive stage to modern stage, primitive stage to modern stage, जब हम एक इवोल्यूशन को देखते हैं, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन को देखते हैं, तो किस पर टिकी हुई है? डायलेक्टिकल लॉजिक ऑफ हीगल्स. लास्ट लेक्चर में वी हैव ऑलरेडी गॉट आइडिया अबाउट डायलेक्टिक्स. डायलेक्टिक्स मीन्स व्हाट? इट्स ए प्रोसेस दैट एक्सप्लेन अबाउट चेंज. तो हीगल्स की डायलेक्टिकल लॉजिक को लेकर कार्ल मार्क्स कहते हैं हाउ सोसाइटी चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज इन टर्म्स ऑफ इट्स चेंजिंग मटेरियल कंडीशंस. उसको यहाँ हम फोकस्ड होते हुए हम लोग देखते हैं, जो कि टोटली एम्फासाइज्ड है मैटेरियलिज्म के ऊपर. और यहाँ जो मैटेरियलिज्म हम लोग देख रहे हैं, इट्स ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ यूरोपैक एंथ्रोपोलॉजिकल नेचुरलिज्म. इसको भी याद रखना. तो स्टूडेंट्स, अब आते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. तो उनका जो थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म है, इट कंटेन्स अबाउट टू इम्पॉर्टेंट इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स. व्हाट आर दिस टू इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स? फर्स्ट एस्पेक्ट है मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री, जो कि उनका सिस्टम व्यू को फोकस करता है. एंड नंबर 2 है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो कि उनका डायनेमिक व्यू को फोकस करता है. और आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे उनके सिस्टम व्यू ऑन मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी को, जहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ मोड ऑफ प्रोडक्शंस, व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हाट इज़ economic infrastructure, how social formation is there, and what's the most important role in the society. all these important factors को, all these important forces को हम लोग एनालाइज करेंगे. तो मटेरियलिस्टिक कंडीशंस की अब हम लोग जब बात कर रहे हैं, तो लेट्स सी मटेरियलिस्टिक कंडीशंस रिलेट करता है किसको? मटेरियलिस्टिक कंडीशंस जो हम समाज में देखते हैं, मेनली 2 इम्पॉर्टेंट थिंग को रेफर करता है. एक है फैक्टर्स और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, एंड नंबर 2 है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, जिसको लेकर समाज में चेंज आती रहती है. और एक क्या तो समझ में आया स्टूडेंट? तो यहाँ कार्ल मार्क्स के पॉलिटिकल थॉट में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग को हम लोग देखते हैं, वो है क्या? प्रोडक्शन. प्रोडक्शन को लेकर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उसको एम्फासिस कैसे करते हैं? लेट्स हैव ए सी हियर विथ इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंपल लॉजिक से उनका थॉट स्टार्ट होता है. वहाँ पर कहते हैं कार्ल मार्क्स, मैन मस्ट ईट टू लिव इन द सोसाइटी एंड टू ईट ही मस्ट हैव टू प्रोड्यूस. तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसका सिंपल लॉजिक, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे से प्रेजेंट करते हैं कार्ल मार्क्स. और कहते हैं कि अगर मैन को ज़िंदा रहना है तो खाना खाना डेफिनेटली ज़रूरी है, और उसको अगर खाना चाहिए तो उसको क्या करना होगा? खाना खाने के लिए उसको प्रोडक्शन करना होगा. पहले प्रोडक्शन, तब कंजप्शन, उसके बाद, और तभी जाकर हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे. अदरवाइज वी कांट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. तो प्रोडक्शन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, कार्ल मार्क्स कहते हैं. तो ये जो प्रोडक्शंस है कार्ल मार्क्स के थर्ड में, इसका मोड ऑफ प्रोडक्शंस को हम लोग देखेंगे डिफरेंट सोसाइटी में, जो कि एक इवोल्यूशनरी वे से चेंज होता रहता है फ्रॉम प्रिमिटिव स्टेज टू मॉडर्न स्टेज. ठीक है, तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी एनालाइज करेंगे. जैसे कि एंशियंट पीरियड में प्रोडक्शन जो था, मोड ऑफ प्रोडक्शन जो था, कैसे होता था? ट्रेडिशनल इक्विपमेंट, ट्रेडिशनल टूल, ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को लेकर मैन प्रोड्यूस करता था. जैसे कि मेटल में बनाता था औजार इंस्ट्रूमेंट, और पत्थर से भी बनाता था. तो डिफरेंट
चीज़ों को यूज़ करके वो टूल्स टेक्निक्स को यूज़ करता था और प्रोडक्शंस करता था, और ज़िंदा रहने के लिए वो प्रोडक्शंस उसका ही मेन इम्पॉर्टेंट बेसिस था। पर समय बदलते गया और उसके हिसाब से हम प्रोडक्शंस की डिफरेंट हम क्वालिटी और क्वांटिटी को भी देखें, क्योंकि जो काम करने के तरीका था, जो वर्क जो स्किल था, वर्क करने की जो स्किल टेक्निक्स था, वो समय के हिसाब से चेंज होता गया आगे आगे। जैसे कि हम लोग जब मॉडर्न पीरियड में हम लोग देखते हैं, मॉडर्न पीरियड की प्रोडक्शंस का मेन जरिया क्या है? इंडस्ट्रीज़ है। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी से लेकर मॉडर्न सोसाइटी तक हम प्रोडक्शंस की डिफरेंट मोड को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और उसके हिसाब से हम क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शंस हम लोग देखने को पा रहे हैं। तो मोड ऑफ प्रोडक्शंस को यहाँ अच्छी तरह से समझ लेते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? तो प्रोडक्शंस चेंज होता रहता है, उसका जो चेंजेस हम लोग मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री में हम लोग यहाँ देख रहे हैं। तो मोड ऑफ प्रोडक्शंस क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शंस एक्चुअली it refers to two important things. First, factors or forces of production, and number two है relations of production, ठीक है। तो इसको हम डायग्रामेटिकली भी एनालाइज करेंगे, ये क्या है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। तो प्रोडक्शन चेंज होता रहता है, उसका क्वालिटी चेंज होती रहती है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते रहते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते हैं फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज, क्योंकि मैन एक परपेचुअली डिससेटिस्फाइड एनिमल है। कोई एक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को लेकर वो सेटिस्फाइड नहीं है। दैट्स वाई देयर वी फाइंड चेंज इन this mode of production from one stage to another stage, and there we find factors भी change होता रहता है और relations भी change होता रहता है, ठीक है। जैसे कि प्राचीन सभ्यता में मैन ट्रेडिशनल टेक्निक्स को यूज़ करके प्रोड्यूस करता था, पर अभी हम लोग क्या मॉडर्न एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडस्ट्रीज में वी आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली डिफरेंट थिंग्स। तो इसको हम देख सकते हैं, क्योंकि मैन एक टाइम के डेवलपमेंट को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, तभी जाकर हम लोग मोर एंड मोर एडवांस करते आ रहे हैं, ठीक है। तो मोड ऑफ प्रोडक्शंस में हम लोग यहाँ डायग्रामेटिकली एनालाइज करेंगे क्या है मोड ऑफ प्रोडक्शंस। एग्जामिनेशन में आता है, 2 मार्क्स में आता है, तो इसको याद रखना। मोड ऑफ प्रोडक्शंस मतलब दिस 2 इम्पॉर्टेंट थिंग्स, फैक्टर्स और फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, इसको मिला के हम लोग पाते हैं क्या? मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो फैक्टर्स एंड फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस में डेफिनेटली वी एबल टू गेट हियर टूल्स, टेक्निक्स, स्किल्स, इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ऑल दिस थिंग्स जो कि मदद करता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ट्रेडिशनल टाइम में भी और मॉडर्न टाइम में भी, तो डिफरेंट टूल्स, टेक्निक्स, स्किल्स, इक्विपमेंट्स को हम जो प्रोडक्शन के टाइम में हम लोग प्रोडक्शन करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है फोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में हम लोग क्या देखते हैं? रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, इसको हम स्पेसिफिकली एनालाइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ओके। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया, फोर्सेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस जो है, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन में हम 2 कैटेगराइजेशन पा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन एंड रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स, दैट मीन्स मटेरियल थिंग। तो रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन जो है, यहाँ हम 2 कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल पा रहे हैं। एक मैन जो है जो ओनर करता है जो मोड ऑफ प्रोडक्शन को, टेक्निक्स को, टूल्स को, तो वो डोमिनेट पोजीशन में रहता है समाज में, और जो लोग उसको ओनर नहीं कर पाते हैं, यहाँ हम लोग देखे हैं ओनरशिप जिनका नहीं हो पाता है, वो सबऑर्डिनेट पोजीशन में रहते हैं, तो वो बन जाते हैं लेबर, सर्व और स्लेव, ओके। डिफरेंट स्टेजेस में इनका नाम है, लेबर, सर्व, स्लेव, ठीक है। तो जो लोग नॉन ओनरशिप उनका रहता है,
किस पर? लैंड पर, टूल पर, स्किल पर, कैपिटल पर, टेक्निक्स पर, वो बन जाते हैं स्लेव। और जिन लोगों ओनरशिप रहता है इस सभी के ऊपर, वो बन जाते हैं मास्टर। तो रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन मतलब क्या हो गया? एक मास्टर बन गया, एक स्लेव बन गया, एक बुर्जोइस बन गया, एक प्रोलेटेरिएट बन गया। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। तब हम और एक चीज़, जो रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। मैन एंड थिंग्स मतलब क्या? यहाँ मैन जो डोमिनेंट पोजीशन में है, जो मास्टर है, ठीक है, एक डोमिनेंट पोजीशन है, मास्टर है, और जो थिंग्स है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स को यहाँ हम लोग रेफर कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक थिंग्स मतलब लैंड, टूल, स्किल, कैपिटल, टेक्निक्स। तो यहाँ हम रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस में एक मास्टर, एक स्लेव पा रहे हैं। और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बात हो रही है, इसके ऊपर जिसका ओनरशिप होता है वो बन जाता है मास्टर, और जिसका ओनरशिप नहीं होता है वो बन जाता है क्या? स्लेव। तो समाज दो भागों में बंटता रहता है इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, कार्ल मार्क्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ समाज में हम दो इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं। पहले तो समझ में आया मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन कंस्टिट्यूट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो इसको कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, और उसके साथ सोसाइटी में हम और एक इंफ्रास्ट्रक्चर्स को देखते हैं, वो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल सुपरस्ट्रक्चर। तो सोसाइटी इज डिवाइडेड हियर अंडर टू कैटेगराइजेशन, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक है सोशल सुपरस्ट्रक्चर। तो सोशल सुपरस्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे? रिलीजन देखेंगे, फैमिली देखेंगे, वैल्यूज़ देखेंगे, लॉ देखेंगे, कल्चर देखेंगे, एजुकेशन देखेंगे। और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हम लोग क्या देखेंगे? फोर्स ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जहाँ इसको याद रखना, सिस्टम व्यू में ये इंपॉर्टेंट है, ये जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, दैट मीन्स फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या करता है? शेप करता है। ये क्या करता है? शेप करता है किसको? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, सॉरी सोशल सुपरस्ट्रक्चर को ये शेप करता है। और ये जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर्स है, सॉरी यहाँ डायग्राम थोड़ा गलत दी हूँ, तो अभी मैं मॉडिफाई कर रही हूँ। ये जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर है, इसके बेटर फंक्शनिंग के लिए, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटर फंक्शनिंग के लिए ये मदद करता रहता है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर शेप करता है सोशल सुपरस्ट्रक्चर को, और सोशल सुपरस्ट्रक्चर जहाँ पर हम रिलीजन, फैमिली, वैल्यूज, लॉ, कल्चर, एजुकेशन, गवर्नमेंट भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी देखते हैं। तो ये इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की इंफ्रास्ट्रक्चर्स को वो उसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए मदद करते रहते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं? एक इंटरप्ले देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? एक इंटरप्ले हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, डायग्रामेटिकली एनालाइज करते हैं। तो ये जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पर हम मोड ऑफ प्रोडक्शंस देखते हैं, जहाँ पर हम फोर्सेस एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस देखते हैं, ये क्या है? ये बेस है, और उसके ऊपर टिका होता है सुपरस्ट्रक्चर, जहाँ पर सोसाइटल लॉ, स्टेट, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, आर्ट, कल्चर, एजुकेशन, आइडियोलॉजी, मीडिया, ऑल दिस थिंग्स आर वी फाइंड। तो ये क्या करता है? इसको शेप करता है। क्या करता है? शेप करता है। और ये जो सोशल सुपरस्ट्रक्चर है, ये क्या करता है? ये इसका मेन मकसद होता है, इसका बेटर फंक्शनिंग कैसे होगा? बेटर फंक्शन कैसे होगा? बेटर फंक्शन